हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज़ में आज चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। बेसिकली इस चैप्टर में हम मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेज, जैसे कि जो भी रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो इन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमें कैसे मिलते हैं, कैसे हम इनका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और कैसे इन्हें हम कंजर्व करते हैं, इसी के बारे में देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम 8 लेक्चर्स करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप डायरेक्ट चैनल से भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में, हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, मतलब जो कि हमारे लिए ईजिली अवेलेबल है। उसमें हमने एक फ्लो चार्ट को भी देखा था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, यानी कि उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। उनमें से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूक्लियर पावर। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर क्या होता है? तो मतलब ऐसी एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर पावर यानी कि एटम से जो एनर्जी निकलती है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक, तो देखिए आप, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर में जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं, उनके न्यूक्लियाई में, ठीक, उनके न्यूक्लियस में एनर्जी जो स्टोर रहती है उसी को हम यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लियर पावर एनर्जी में, यानी कि उसी को हम जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे यूरेनियम और थोरियम। ठीक, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनको हम न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि ले जाते हैं, जिनसे इनसे पावर निकलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर डालने के बाद इनसे क्या निकलती है? पावर निकलती है, जिसको कि बाद में हम यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रेट प्रोड्यूसर्स कौन है न्यूक्लियर पावर के? तो वो हैं यूरोप एंड यूएसए। ठीक, अगर हम इंडिया में बात करें तो इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। इसलिए मोनोजाइट एक तरह की सैंड होती है जहाँ पे थोरियम एलिमेंट पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पाकम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक कल्पाकम नाम का एरिया है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड है। तारापुर महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस प्रेजेंट है, उनके बारे में आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ये आपको याद होने चाहिए। ये एक फ़ोटो है जो कि हमारा कालापक्कम तमिलनाडु में, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो कालापक्कम में जो तमिलनाडु में हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसकी एक फ़ोटो है, तो वो आप देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, एक मिनट, इससे पहले आपको एक फिगर दिखा देते हैं। ये वाला देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। ठीक, एक मिनट, ब्रश ऑन कर लें। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से मतलब हमारा जो हीट है, जो भी हमारा एलिमेंट है, ये जो बीच में हमारा एलिमेंट है, ठीक, फिर उसमें हम हीट जनरेट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह। ये जो ब्लू ब्लू, ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर, हॉट वाटर है। ठीक, फिर यहाँ से ये एनर्जी निकलेगी, फिर वो हॉट वाटर से होते हुए, ठीक, फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद वो स्टीम से जाएगी। वो जो एनर्जी जनरेट हुई एटम के बम्बार्डमेंट से, यानी कि ब्लास्ट से, जो भी एटॉमिक न्यूक्लियाई, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई, उसको हम पाइप्स के थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, स्टीम्स वगैरह के साथ बाद में इसे देखिए हम टरबाइन मूव कराते हैं। ठीक, टरबाइन मूव कराने का फंडा क्या है? तो देखिए, कोई भी चीज़ से टरबाइन मूव करेगा, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी उसे हम कहते हैं। आप इसको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बेसिक बता देते हैं। वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, उससे फिर हम क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से? तो ये जो मूवमेंट हुआ हमारे जो पावर का, उससे जनरेट हुआ, उससे टरबाइन मूव हुआ, फिर ये जनरेटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यानी कि जनरेटर ने क्या किया? इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किस में? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। और देखिए यहाँ पे हमारा बल्ब जल उठा। तो ये क्या है हमारा? इस तरह कौन सा वर्क करता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट? हमारा कुछ इसी तरह वर्क करता है। ठीक,
अब आप इसके बारे में, जो जनरेटर वगैरह, इसके बारे में आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी हमारी अर्थ में, हमें तो पता है कि भाई अर्थ नीचे से, उसमें अर्थ में लावा है, वो बहुत ज़्यादा हीट करती है। कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंग्स के फॉर्म में, यानी कि हॉट वाटर करके वो निकलने लगता है अर्थ की सरफेस में, वो हीट आ जाती है, जिसको कि बाद में हम यूज़ करते हैं खाना पकाने में, या उसकी यूट को हम उसकी हीट को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, तो उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी करते हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि हमारे इसमें क्या लिखा है। ठीक, तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो एनर्जी। जो भी हीट एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, जियो का मतलब ही होता है अर्थ। ठीक, जियोग्राफी यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ना, ऐसे जियो का वर्ड होता है। ये हम क्लास 6 की ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर में ये था वर्ड का, जियो का मतलब, तो वो बता रहे हैं। जियोथर्मल, जियो मतलब हो गया कि भाई वो अर्थ से रिलेटेड है, इतना आप याद है। थर्मल मतलब हीट, तो अर्थ और हीट से रिलेटेड, यानी कि अर्थ की हीट से जनरेट की हुई एनर्जी हमारी क्या हो गई? जियोथर्मल एनर्जी। आप बाय वर्ड भी इजीली मीनिंग निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टेटेडली एज वी गो डीपर। इसमें वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के बीच में जाएंगे, यानी कि क्रस्ट की ओर जाएंगे, तो उसका टेम्परेचर उसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक, समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हीट एनर्जी है, ये सरफेस पे आ जाती है हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में, यानी कि गर्म पानी के फुब्बारे के फॉर्म में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब ये जो हीट एनर्जी है, इसे हम पावर जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। इसमें कह रहा है कि जो जियोथर्मल एनर्जी से हमारे जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? दोनों हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, हीटिंग और बाथिंग के लिए, मतलब कई सालों से उनको ऐसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इसमें बता रहे कि यूएसए के पास सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट है, फिर न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका के फॉलोज में। ठीक, अब इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में कहाँ है? तो जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश मणिकरण में, और पूगा वैली लद्दाख में हमारी क्या है? हॉट स्प्रिंग्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, ये जो फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे देखिए कैसे खाना पकाया जा रहा है हॉट स्प्रिंग की हीट में। तो ऐसे हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये पहला वाला जो डायग्राम है वो बता रहा है कि भाई जियोथर्मल जो मणिकरण में है उसकी फ़ोटो है, और बी नंबर जो है उसमें बता रहे कि भाई कैसे जियोथर्मल की मदद से, यहाँ पे देखिए कपड़े में ढका हुआ है, यहाँ पे कैसे, एक मिनट, यहाँ पे कैसे खाना बनाया जा रहा है। ठीक, एक मिनट, इसको हटा दें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो है ये नॉर्मल फिगर है, फिगर के रूप में बताया गया कि जियोथर्मल एनर्जी कैसे काम करती है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्या हो रहा है? स्टीम निकल रहा है। ठीक, अब कल ये क्या, ये जो ये वेल हैं, वाटर हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, और ये जो स्टीम है, इन सबको हम यूज़ करेंगे। ये स्टीम को हम पास कराएंगे इस ट्यूब से, जहाँ पे हमारे टरबाइन लगे होंगे। टरबाइन मूव करेगा इस स्टीम की पावर से, फिर उसके बाद जनरेटर से क्या कन्वर्ट होगा? हमारी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो टरबाइन की मूव करने के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जिससे हमारी क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये भी क्या है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे देखिए एक और वर्ड है नेचुरल। क्या क्या है कि देखिए, जहाँ से स्टीम जनरेट होगी वहाँ पे एक थोड़ा सा अर्थ में क्रैक आएगा, तो उसको बोल रहा है नेचुरल क्रैक। ठीक, अभी हमने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देख लिया। अब चलिए देखते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में कि ये क्या होती है। तो टाइडल, जो समुद्र में टाइड्स बनते हैं, उन्हीं से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो भी टाइड्स जनरेट होती हैं हमारे समुद्र में, उनसे जो हम एनर्जी बनाते हैं उन्हें हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। इसमें कह रहे हैं कि मतलब इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नैरो ओपनिंग, जहाँ पे मतलब सी ओपन होता है, वहाँ मतलब जहाँ कम जगह में ओपन रहता है, पता रहता है कि भाई 2-3 पहाड़ के बीच से यहाँ पे वाटर जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम डैम्स बना देते हैं, जिससे कि हम वहाँ पे जब भी कोई लो टाइड या हाई टाइड जनरेट हो, तो वहाँ पे सीधे हम टरबाइन घुसेड़ दें, और वहाँ पे वो जब टरबाइन मूव करेगा तो उससे हम क्या जनरेट करेंगे? वो हम पास करेंगे जनरेटर में, जनरेटर से हमारी जनरेट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो वैसा ही होता है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग हाई टाइड, जैसे हम इसका डैम वगैरह बना के इसका सेटअप क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही हाई टाइड जनरेट होगा, यानी कि हाई टाइड एनर्जी होगी, तो उसमें क्या होगा? टाइड इज़ यूज टू टर्न द टरबाइन। अब वो जो टाइड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे टरबाइन को मूव कराने में,
जो कि वहाँ पे पहले से लगी होंगी, जिससे फिर बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब हमारे कहाँ कहाँ हैं, तो रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइड मिल फार्म। इसमें कह रहे कि रशिया, फ्रांस हो गया, और हमारे इंडिया में जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ वाला जो एरिया है गुजरात में, वहाँ पे टाइडल मिल के फार्म्स हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो सबसे पहले फ्रांस में बिल्ड किया गया था। अब एक बार आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई टाइड जनरेट हुई थी, वहाँ से वाटर को मूव करेंगे हम इधर, तो इधर लो टाइड की ओर जब मूव करेगा तो इन सब में क्या लगे रहेंगे, टरबाइंस लगे रहेंगे, जो कि मूव करते हुए फिर हमारे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखिए पुल के नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे लो टाइड में भी ऐसा होगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी नेचर की एनर्जी है, टाइड को मूव करने में जो नेचर एनर्जी लगा रही है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब चलिए देखते हैं बायोगैस के बारे में। ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर हम कहें तो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी, तो चलिए देखते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, या डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि सब्जी वगैरह का छिलका वगैरह भी हो गया, गाय का वेस्ट हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं इन्हीं से हम गैस मतलब बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं प्लांट सेटअप करके। तो चलिए देखते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि पेड़ पत्ते के जो छिलके वगैरह हो गए वो, ठीक, एनिमल डंक यानी कि एनिमल का जो भी वेस्ट मटेरियल हो गया वो, किचन का वेस्ट, तो इन सबको हम इकट्ठा यूज़ करके एक गैस बना सकते हैं, एक फ्यूल बना सकते हैं, जिसको कि हम बायोगैस कहते हैं। ठीक, द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कह रहा है कि जो भी हमारा कचरा है उसको हम बायोगैस डाइजेस्टर में डालेंगे, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो इसे कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, कंपोस्ट में, यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देंगे, और उससे हमारी गैस निकलेगी। कौन सी गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम बाद में पाइप के थ्रू यूज़ करेंगे कुकिंग में, खाना बनाने में। ठीक, बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। इसमें कह रहा है कि जो हमारा बायोगैस है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है फ्यूल जनरेट करने का, यानी कि खाना बनाने वाला जो फ्यूल है वो जनरेट करने का कुकिंग के लिए, और लाइटिंग के लिए हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्लस इससे साल भर में कई टन, कई किलो, मतलब कई कुंटल हम कह सकते हैं कि खादी जनरेट होगी, यानी कि मैन्योर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इससे कितने सारे फ़ायदे हैं। ठीक, एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ईच वन ऑफ अस make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. इसमें कह रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहा है कि एनर्जी जो है वो हर जगह है। ठीक, अगर हम देखें तो एनर्जी हर जगह है। अब आप जो कचरा फेंक देते हैं, सोचिए उससे आप बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो एनर्जी हर जगह है। हाँ, ये बात अलग है कि उनका सेटअप लगाना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉस्टली है, बट एनर्जी तो है। तो अगर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहली बात, अगर हम चाहते हैं कि इसका ये लॉन्गर टाइम तक सस्टेन रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसे सबसे पहले बात तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग। और सबसे पहली बात, अगर आपको हम अपने मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो कोई भी चीज़ का वेस्टेज कभी नहीं करना चाहिए। आपको हर एक चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग, एनी थिंग, उसका आपको बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। यहीं पे अगर हम एनर्जी में देखें तो हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसे बचा के रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे भी हम ये एनर्जी दे पाएँ। ऐसा नहीं है कि फॉसिल फ्यूल सब हम ही ख़त्म कर लें और आगे आने वाली जनरेशन उसे जाने भी ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे पास है उसे हम सेव करके अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे पाएँ। सो सेफ एनर्जी, सेफ लाइफ। अब चलिए एक बार आपको थोड़ा ये बायोगैस का प्लांट समझा देते हैं। ठीक, तो देखिए ये स्लरी यानी कि जो भी हमारा कचरा है वो है, ठीक, वो यहाँ से फिर गैस टैंक में आएगा और इधर से फिर सॉइल वगैरह डालेंगे, तो यहाँ से ये जो देखिए ये पाइपलाइन है, यहाँ पे जो भी गैस जनरेट होगी वो हम यूज़ कर लेंगे। प्लस इस पाइप से जो भी हमारा मैन्योर है वो यहाँ पे आएगा, जिसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो वो हमारा फर्टिलाइजर के रूप में काम आएगा। तो ओवरऑल कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बट हाँ ये है कि इसका सेटअप थोड़ा कॉस्टली है। जो भी हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके थोड़ा सेटअप कॉस्टली पड़ते हैं, बट ओवरऑल वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। और अगर हमको फॉसिल फ्यूल को बचाना है तो इनकी ओर मूव करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।